हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानने वाले हैं अकाउंटिंग में जीएसटी के बारे में। क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको जीएसटी बताया था कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसका जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो जब कोई गुड्स बेचते हैं या खरीदते हैं उस समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जीएसटी कितने होते हैं। आ रहा समझ में ना? जीएसटी कलेक्ट करने का जो जिम्मेवारी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है और स्टेट गवर्नमेंट क्या, आप लोग पता ही होगा कि सेंट्रल का मतलब आपके पूरे भारत का, जो आपका पूरा एक कंट्री है, एक पूरे कंट्री का केंद्र सरकार उसका मालिक। और अगर जो स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, यदि आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है तो यानी कि राज्य की सरकार। आ रहा है समझे ना? अब चलिए थोड़ा सा हम बात करें इसके बाद से कि जैसे हम आते हैं जीएसटी में। तो जीएसटी में हमने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। जैसे कि जो डायरेक्ट टैक्स किस कैटेगरी में आएगा कि जिसको देने का कोई एक उद्देश्य न हो, वो हम डायरेक्टली किसी को पैसे ला जाए और एक जुर्माना के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो भी टैक्सेस हम दिए वो किस में आएगा, डायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि जब हम कोई गुड्स खरीदे या कोई भी वस्तु खरीदे उसके बदले में अगर हम कुछ टैक्स देते हैं वो हमारा क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स। अब जैसा हम इसके आगे आपको बताए थे, जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017। जैसे हम नीचे आएंगे तो आपको बताया जैसे भाई जीएसटी जीएसटी क्यों लगेगा। तो सपोज करिए पहले जब जीएसटी नहीं लगता था ना, तो उस समय जो है टैक्स ही लगता था सिर्फ, जिसको ओनली टैक्स कहा जाता था। तो उस समय टैक्स की चोरियां काफी ज्यादा हो, आ रहा समझे ना? और अगर जो देखा जाए तो जो सब दुकानदार होते थे वो कस्टमर से कुछ ज्यादा ही कभी कभी टैक्स वसूल लिया करते थे। आ रहा समझे ना? अब जैसे यहाँ पे आया हमारा क्या, जीएसटी। तो जीएसटी में एक लिमिट हो गया है कि आप 6% ले सकते हैं, 12% ले सकते हैं, 18% ले सकते हैं और 28% ले सकते हैं। इससे ज्यादा कोई टैक्स आप नहीं ले सकते। अब यदि आप कोई सामान खरीदने गए हैं, आपको ये पता है कि हाँ अगर हम एक मार्कर पेन खरीद रहे हैं इस पे जीएसटी कितना है, 18%। तो क्या दुकानदार आपसे 18% से ज्यादा ले सकता है, ज्यादा ले सकता है? नहीं। अगर जो क्या करेगा ज्यादा भी लेगा तो वो अगर जो जीएसटी फाइल रिटर्न करेगा तो वो बाद में पकड़ा कि नहीं इसने जीएसटी क्या किया है, कुछ ज्यादा ही कलेक्ट किया। आ रहा है समझे ना? तो इसलिए जब भी इन सभी चोरियों से बचने के लिए हमारा लगा क्या, जीएसटी। दूसरा चीज कि जब पहले था ना उसमें मल्टीपल टैक्स रेट लगते थे, अलग अलग टैक्स रेट था। उन सभी रेट को कम करने के लिए और अलग अलग को हटा कर एक करने के लिए लगा क्या, जीएसटी। जैसे आइंदा आपको दिखाई देगा सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर। इसका काम ही क्या है, बस एक इसका स्ट्रक्चर है क्या, टैक्स मेक जीएसटी सिमिलर टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जब भी हम एक टैक्स की बात करें तो टैक्स क्या है कि एक ऐसा साधारण टैक्स है कि जो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, आसानी से पेमेंट कर सकता है। अब जैसे हम आगे देखिए अलग अलग इसके इफेक्ट दिए हुए हैं, देख रहा है सबको ना? यहाँ पे इफेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ कह रहा है द टैक्स, क्या दे रहा है, द इनपुट क्रेडिट सेट आप प्रोसेस एज सिमेल्स एंड द बेनिफिट इज ड्यू पास ऑन टू कस्टमर। कि जो भी आपके कस्टमर आएंगे उस कस्टमर से आप क्या करेंगे, जितना जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो आप ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा बेनिफिट कमा सकते। आप जितना जीएसटी आप सप्लायर को दिए रहेंगे उतना ही जीएसटी आपको उससे लेना, उससे आपको ज्यादा जीएसटी नहीं लेना। अब जैसे हम उसके नीचे आए इसकी टेक्नोलॉजी दिया है, टेक्नोलॉजी सिस्टम आईटी सिस्टम दिया है। फिर उसके आगे आएंगे तो देखिए इसका बता रहा है क्या, इंक्रीज रिन्वर्ट का। अब आप इसमें इंक्रीज कैसे होता है तो ध्यान दीजिए कि यदि आप कोई सामान खरीदते हैं कितना रुपया में, 100 रुपया, कितना में 100, और आपने इस पे जीएसटी दे दिया, उदाहरण के तौर पर हम ले लें कितना रुपया, 2 रुपया। या मान के चलिए इस पे जीएसटी लग गया टोटल आपका 6%। जीएसटी कितना लग गया, 6%। यार समझे ना? तो 10, अगर जो 100 रुपए का 6% निकालेंगे कितना निकलेगा, क्या, अगर जो 100 रुपए का अगर हम 6% निकालें तो कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 6। तो 6 रुपया निकल गया। और यही यदि हम सामान इसको बेचते हैं 120 रुपया में तो जीएसटी यहाँ भी तो हमको कलेक्ट करना होगा 6% ना। कितना कलेक्ट करना होगा, 6%। तो इस बार और यदि 120 का 6% निकालें तो कितना होगा, तो 7 7 रुपये 40 पैसे। कितना होगा, 7 रुपया 40 पैसे। तो अब ध्यान दीजिए हमने इसमें जीएसटी कुछ ज्यादा कलेक्ट किया कि नहीं किया। हाँ, तो यही जीएसटी क्या कहलाएगा, इंक्रीज कहलाएगा। आपने रिवेन्यू किया है
कितना रुपया, और जो आप 7 रुपया 40 पैसे माइनस कर दें, आपका कितना बचेगा इसमें से? 1 रुपया 40 पैसे। आपने एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना किया है? 1 रुपया 40 पैसा। अब आप अपने गवर्नमेंट को यही पैसा क्या करेंगे? जीएसटी फाइल के रूप में रिटर्न कर देंगे कि हमने जो एक्स्ट्रा पैसा लिया वो ये है, अब इससे आपको पैसा लेने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है ना? तो देखिए पैसा परसेंटेज उसने 6% ही यहाँ लिया है, दिख रहा है ना, और आपसे भी 6% लिया है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अमाउंट क्या है? ज्यादा है। तो अगर जो सपोज करिए कि आपका बिजनेस है, एक उदाहरण आपके ऊपर लेके चल रहे हैं कि मान ले रहा है कि एक आपका बिजनेस है यहाँ पे ए नाम से। किस नाम से है? ए नाम से। आपने क्या किया? बी नाम के किसी बिजनेस से खरीदा, कितने रुपए में? 100 रुपया। और जीएसटी आपने क्या रुपया दे दिया? 6 रुपया। जीएसटी क्या रुपया दे दिए? 6 रुपया। तो आप इस सामान को जब खरीद करके लेके आएंगे और जब आप इस जीएसटी को सी नाम के किसी व्यक्ति से बेचेंगे, तो क्या आप 100 रुपया में ही बेचेंगे? मान लेते आप कितना बेच रहे हैं? 120। तो आप इस पे जीएसटी कुछ ज्यादा इसके अनुसार ज्यादा कलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे? तो मान लेते आपने कलेक्ट किया 7 रुपये। कितना कलेक्ट कर लिए? 7। तो आपने तो ये खरीदते समय पहले ही 6 रुपया जीएसटी दे दिया है ना। अब आप तो ये अपने सप्लायर को पहले ही दे दिए हैं। अब आप 6 रुपये जब अपने 7 रुपये अपने कस्टमर से जब वसूलेंगे, तो वही 1 रुपया आपके पास आ जाएगा, जो आपका क्या कहलाएगा? इंक्रीज रिवेन्यू कहलाएगा। कि आपने जो 6 रुपये पहले अपने सप्लायर को दिया था, वो 6 रुपया आपके पास आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा जो पैसा बच रहा है, अब वो पैसा आपको क्या करना होगा? गवर्नमेंट को जमा करना होगा। आ रहा है समझे ना? आपने तो 6 रुपये पहले ही अपने गवर्नमेंट को दे दिया है, किसके माध्यम से? सप्लायर के माध्यम से। अब बच रहा क्या रुपया? 7। यही हम आपको बताए थे कल कि जीएसटी जब भी जमा करना होता है तो जीएसटी देने वाला लास्ट उपभोक्ता होता है। कौन होता है? लास्ट, यानी कि अंतिम उपभोक्ता। कैसे? तो हम एक उदाहरण आपको दिए थे कि मैन्युफैक्चरर है, उसने जीएसटी अगर जो लिया तो किससे लिया? होलसेलर। किससे ले लिया? होलसेलर। होलसेलर ने किससे ले लिया? रिटेलर। और रिटेलर ने किससे ले लिया? कस्टमर। लेकिन कस्टमर किससे लेगा? किसी से नहीं। तो लास्ट उपभोक्ता कौन है? कस्टमर। अब समझ आ रहा है ना? यानी कि जीएसटी कभी भी देना होता है तो कौन देता है? लास्ट उपभोक्ता ही देता है। और जाता किसके पास है? लास्ट उपभोक्ता। अगर जो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, अगर जो इससे 5 रुपया जीएसटी लिया, ये 5 रुपया गवर्नमेंट को क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। इसके पास भी नहीं बचा। इन्होंने 6 रुपया लिया अपने रिटेलर से, इन्होंने 5 रुपया पहले ही दे दिया है ना। तो अभी 1 रुपया खुद से वो अपने गवर्नमेंट को देंगे। क्या करेंगे? खुद से 1 रुपया देंगे। यदि ये 7 रुपया जीएसटी कलेक्ट किए, तो ये क्या करेंगे? पहले ही 6 रुपया दे दिए, तो अभी 1 रुपया क्या करेंगे? अब ये खुद गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। इसलिए सबको जीएसटी रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये टोटली 7 रुपया दिया किसने? कस्टमर। ये क्लियर है ना? अब जैसे हम इसके आगे जाए तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल। डुअल जीएसटी मॉडल क्या है? देखिए डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। कि जब डुअल जीएसटी मॉडल में आएंगे ना, तो जो क्या है, आपकी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों के पास उतना पावर है कि ये दोनों में से कोई भी जीएसटी लगा सकता है और जीएसटी को कलेक्ट कर सकता है। फिर क्या क्या, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़े। आज समझे? यदि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अगर जो सपोज ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कौन है? माननीय मोदी जी है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट यही है ना। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो अगर जो ये इनको अलाउ न करें, तो क्या ये ले सकते थे टैक्स? नहीं। लेकिन जीएसटी में एक ऐसा रूल है कि योगी जी चाहें तो आप अपना टैक्स वसूल कर सकते हैं, और वसूलने के साथ चाहें तो ये अपना भी क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को ला के जमा कर सकते हैं। आ रहा है समझे ना? और चाहे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये खुद भी जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक हो, चाहे जीएसटी कलेक्ट करना तो आसानी से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये नहीं रहे कि नहीं, जो हमारे सेंट्रलिस्ट ये गवर्नमेंट है, वो जो फंसेस को मिटाते हैं पहले, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? सेंट्रल के। या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ऐसा नहीं है, दोनों खुद के ऊपर डिपेंड है। हम खुद से चाहे तो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये किसके अनुसार है? तो जीएसटी मॉडल के अनुसार। क्या बोलते हैं? और क्या कह रहा है? सप्लाई।
आखिर सप्लाई सब हम लोग कहते किसी नहीं। जब जीएसटी में आएंगे ना, तो जीएसटी में जो भी हम सामान क्या करते हैं अपने यहाँ से सब दूसरे के यहाँ भेजते हैं या अपने यहाँ कोई सामान खरीदते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सप्लाई। किसके लैंग्वेज में? तो जीएसटी के लैंग्वेज। अब देखिए आप यहाँ पे कह रहा है क्या, कह रहा सप्लाई। जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक है, और कह रहा सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स, और दूसरा कह रहा है क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ध्यान दीजिए कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी सामान सेल करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी सामान सेल करते हैं, तो उस समय हमारा क्या कहलाएगा, कोई गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। और जब कोई सर्विस, आपको कल सर्विस बताए थे ना, कि जैसे हम इंटरनेट का रिचार्ज कराए, अरे समझिए ये सब किस में आएगा, सर्विस में। तो चाहे आप ये करें, अगर जो आप यहाँ बैठे हुए आप सर्विस क्या कर रहे हैं, जैसे कोई आ रहा है आपके यहाँ रिचार्ज करा और चला जा रहा है, तो आप सप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन किस चीज का, सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। और यदि आप गुड्स बेच रहे हैं, जैसे मार्कर पेन हो गया या अन्य जैसे बहुत सारे आइटम हो गए, आप सेल कर रहे हैं, तो आप किसमें आएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब आ कर क्या, जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और आकर जब हम किसी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे यह क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है ना, कि जब भी आप किसी गुड्स को सेल करेंगे तो आपका क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ। जैसे हमने एक उदाहरण आपको बता दिया कि आप किसी भी आइटम को सेल करिए, ये आपका क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ। और यदि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ टीडीएस हो गया, वाईफाई हो गया, तो आपका किस में आएगा, सर्विस में आएगा, सर्विस सप्लाई, ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। क्लियर है ना। अब जैसे इसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा टाइप्स ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई के भी दो पार्ट होते हैं। तो पहले तो हमने जीएसटी समझा, जीएसटी किसे कहते हैं, जीएसटी के बाद हमने समझा क्या, डुअल मॉडल जीएसटी। डुअल मॉडल जीएसटी क्या है कि दोनों सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास उतना पावर है जीएसटी कलेक्ट कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमने आपको बताया सप्लाई। तो सप्लाई का जीएसटी में सबसे व्यापक शब्द है कि सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है कब, कि जब आप गुड्स आप सप्लाई करें तब, या सर्विस आप सप्लाई करें। तो गुड्स ऑफ सप्लाई कब होगा, कि जब आप किसी गुड्स को सेल करें तो आपका वहां क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। और यदि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे आपका क्या आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये दोनों में कोई कंफ्यूजन है इसमें, अच्छा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या रहा है, जो आप सप्लाई पढ़े हैं ना, कि सप्लाई जो आप गुड्स आप सप्लाई पढ़े हो या सप्लाई आप सर्विस पढ़े हो, तो ये आपका कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सप्लाई। देखिए सप्लाई आपके चार प्रकार के होती है। पहला कह रहा है इंट्रा स्टेट, दूसरा कह रहा है इंटर स्टेट, और तीसरा हो जाएगा इनवर्ट, और चौथा हो जाएगा, ये समझ आ रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए इंट्रा स्टेट क्या है। ध्यान दीजिएगा, इंटर और इंट्रा में डिफरेंट समझिए आपको। जहां इंट्रा शब्द जुड़ेगा वहां लोकल होगा, क्या होगा, और लोकल का मतलब क्या होगा, कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में ही लेन देन करेंगे तो आप लोकल में काउंट किए जाएंगे, इसमें काउंट किए जाएंगे लोकल। जैसे आप लोग देखते हैं ना, पटौना में यहाँ कुछ हम लोग रहते हैं, तो पटौना का जो कोई लड़का आता है पढ़ने के लिए तो हम लोग कहते हैं कि ये लोकल का है, कहाँ का है, लोकल। और जो कोई दूसरे जगह का आता है पटौना में रह के पढ़ता है तो हम लोग कहते हैं ये लोकल नहीं है, कहीं बाहर का, यहाँ आके पढ़े। आज समझे ना। तो जब हम यहाँ अपने अकाउंटिंग में आते हैं ना, अकाउंटिंग में सब जुड़ जाता है, जैसे लोकल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा क्या है स्टेट, उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से यदि हम उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, कोई सर्विस की सप्लाई करते हैं, कोई गुड्स की सप्लाई करते हैं, तो ये किसमें आएगा, लोकल। लोकल यानी इंट्रा, देखिए इंटर और इंट्रा में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ इंट्रा है और यहाँ क्या है, जब इंटर की बात किया जाए तो अपने स्टेट से बाहर किसी अन्य स्टेट, टोटल कितने स्टेट हैं अभी, 29 साल तो टोटल कितने हैं, 28 स्टेट। तो इसमें से एक आपका भी तो स्टेट है ना, तो आपका स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी जो भी 27 स्टेट हो रहे हैं, आप इस स्टेट में कहीं भी करेंगे तो आपका ये कौन सा सप्लाई होगा, इंटर। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ के समझ लें इसमें, कह रहा क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि कौन सा सप्लाई, लोकल। कह रहा यदि हम गुड्स या सर्विस को
अपने ही स्टेट में सेल करेंगे तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाएगा। यानी कि जब आप कोई गुड्स हो और चाहे कोई सर्विस हो, आप अपने ही स्टेट से अपने ही स्टेट में करेंगे तो वो आपकी या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी या तो लोकल सप्लाई कहलाएगी। यार जैसे सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और यदि हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या फिर क्या कह रहा है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या लोकल ट्रांजेक्शन कहा जाए। समझा रहा है ना। सपोज करके ये दिया है कि यदि आपका बिजनेस कहाँ पे है तो यूपी में है, रजिस्टर्ड है, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया और आप अपने स्टेट में किसी अन्य डीलर से कोई सामान गुड्स या सेल करते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा वहां पे। चारों में से कोई हो सकता है क्या क्या, या तो आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, या तो आपका लोकल सप्लाई हो, या तो आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो और या तो आपका लोकल ट्रांजेक्शन। ये चारों में से कोई ये कहा जा सकता है। क्लियर है सबको ना। और हाँ एक पोर्टल होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का, एक पोर्टल होता है। अरे समझे ना। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आप करा लेंगे तो वसूलने का हक दोनों को होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट। रजिस्टर एक पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। अब ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है और ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट कराती है। उसके लिए एक अलग ही व्यापार मंडल एक होता है गवर्नमेंट जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराती है और उसको कलेक्ट करने की जिम्मेवारी दोनों लोग होती है, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट। आया समझे ना। जैसे आप लोग एक सुने होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सुने होंगे ना। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी इनकी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब बताएंगे आगे, जैसे रजिस्ट्रेशन में जाएंगे ना तो जिनका टर्नओवर और जो 50,000 या 1 लाख से अधिक है उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है। 50,000 ये 1 लाख आगे देगा ये। चलिए आप थोड़ा सा देख लेते हैं टर्नओवर कितना दे रहा है। नहीं 20 लाख दे रहा है। देखिए आप दे रहा है ना, रीजन दे रहा है आप क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेट और यहाँ दे रहा है द रेस्ट ऑफ इंडिया। यानी कि आप लोग क्या केंद्र शासित प्रदेश सुने हैं ना। देखिए कितने होते हैं 8, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल। अब जब आप जो आप केंद्र शासित प्रदेश में रहेंगे, जब आपकी एनुअल टर्नओवर यानी पूरे 1 साल की टर्नओवर यदि 20 लाख प्लस है, 20 लाख से यदि 1 रुपया भी है आपका तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। आ रहा समझना। और यदि आप केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, अन्य किसी प्रदेश में है, तो आपका जो टर्नओवर कितना होता है 40 लाख होता है, तब जाकर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। केंद्र शासित प्रदेश को देखिए एक अलग ही लेवल में रखा गया है। नहीं मतलब इससे पहले उनका टर्नओवर अगर 20 लाख ही हो जाएगा तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और बाकी और जो 40 लाख से जब पार जाएंगे तब उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। क्या कह रहे हो। अब दिया तो वही है, अब जो भी हो, लेकिन जो दिया है हम लोग बस वही आना है। आ रहा समझे ना। अच्छा थोड़ा सा हम ऊपर ही चले पहले, अब इधर ध्यान दीजिए। अब इस हम लोग को जानना है क्या, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई आप लोग समझ रहे हैं ना। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, और जब नीचे दे रहा है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट में क्या कह रहा है, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। यदि आप अपने स्टेट से बाहर किसी भी स्टेट से करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। सपोज क्या हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। यानी कि यदि हमारा बिजनेस यूपी में है और हम बिहार के या जो भी अलग अलग जैसे स्टेट होता है पंजाब, कानपुर, आ रहा समझे ना, इन सभी अगर जो अलग अलग क्या, ये तो कानपुर तो अलग स्टेट नहीं है ना, सीमा उत्तर प्रदेश, कानपुर तो उत्तर प्रदेश नहीं आता है ना स्टेट में, आ रहा समझे ना। जैसे उत्तराखंड हो गया, आ रहा समझे ना, पंजाब हो गया या मेघालय, अलग अलग जो भी स्टेट दिए हुए हैं, आप इन किसी भी स्टेट में सप्लाई करते हैं तो ये आपकी क्या कहलाएगी,
इंटर स्टेट सप्लाई या तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। ये क्लियर है ना। अब जैसे आगे जाके कह रहा है यहाँ पे क्या, इनवार्ड सप्लाई, जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं वो हमारे इनवार्ड सप्लाई, क्या कह रहा है, इनवार्ड सप्लाई होने पर हमें आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होती है। तो आप लोग पहले इनवार्ड सप्लाई समझिए कि यदि आपका एक कोई बिजनेस, मान लेते हैं कि आपका क्या है बिजनेस, आ रहा समझे ना, और आप क्या की आपका सप्लायर, आप अपने सप्लायर से कोई माल अपने यहाँ खरीदते हैं, तो ये सामान यदि आपके यहाँ आया तो ये आपकी कहलाएगी इनवार्ड सप्लाई। इनका मतलब आप लोग पता होगा ना, अंदर होता है, आया समझे ना। तो ये जब आपके बिजनेस में आएगा तो क्या कहलाएगा, इनवार्ड सप्लाई। और यदि आपका कोई कस्टमर है, आप अपने कस्टमर से क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, ये आपका क्या कहलाएगी, आउटवार्ड सप्लाई। क्या कहलाएगी, आउटवार्ड सप्लाई, कि आप अपने बिजनेस से बाहर निकाल रहे हो सप्लाई। आ रहा समझे ना। यदि जब हम अपने बिजनेस में कुछ खरीद के लाएंगे, इनवार्ड सप्लाई, और अपने बिजनेस से बाहर लेके जाएंगे बेचेंगे, हमारा क्या कहलाएगा, आउटवार्ड सप्लाई। लेकिन इसी में एक शब्द आपको जुड़ रहा होगा, आईटीसी। क्या दिख रहा है, आईटीसी, यानी कि इनकम टैक्स क्रेडिट। हाँ भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो जैसे एक उदाहरण हमने आपको दिया कि आप 100 रुपए में कोई सामान खरीदे हैं, जीएसटी कितना ले लिए, मान के चलिए 5 रुपए ले लिया, उदाहरण ले लेते हैं, कितना ले लिए 5। और जब आप इसको सेल कर, तो आप सेल कर रहे हैं 120 रुपया में, आपने जीएसटी अब कलेक्ट कर लिया क्या रुपया, 6 रुपया। कितना रुपया, 6 रुपया। तो जब आप ये परचेज किए तो उसमें 5 रुपया दे दिए है ना, तो यही आपकी इनकम, क्या ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार या बकाया, आप लोग पता है ना, यानी कि आपने टैक्स पहले ही दे दिया लेकिन आपको ये बाद में पैसा मिल जाएगा। किसके माध्यम से मिलेगा, तो आपको आपके कस्टमर के माध्यम से मिलेगा ये पैसे। आ रहा समझ में। आईटीसी क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, हमने ये बताया कि हम अगर जो 100 रुपए का कोई सामान खरीदे और हमने जीएसटी कितना दे दिया है, 5 रुपए। 5 लगेंगे तो 6 लगेगा, 5 लगेगा सप्लाई में, 5 लगेगा तो 6 लगेगा। एक उदाहरण हम लेते हैं कि जब इनवार्ड हो रहा है हमारे बिजनेस, तो 100 रुपए का हम खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदने के साथ हमने जीएसटी उसमें कितना दिया है, 5 रुपया। परसेंट नहीं ले रहे हैं, 5 रुपया मान ले रहे हैं, पैसे में मान ले रहे हैं। आ रहा है समझना। एक छोटा सा उदाहरण, या तो आप अगर 6% लेना चाहते हैं, 6% लगा के निकालिए, कितना 6% निकलेगा, 5% हो ही गया। आ रहा है समझे ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 100 रुपये कोई सामान खरीदे और 5 रुपये जीएसटी दे दी, आ रहा है समझे ना। तो अब यदि हम अपने कस्टमर से सेल करेंगे 120 रुपया में, और यदि हम इससे जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं 6 रुपया, तो 5 रुपया अपने पास रखें कि नहीं रखें, क्योंकि हमने 5 रुपया पहले ही दे दिया है ना। अब जो 1 रुपया बचेगा, अब वही 1 रुपया हम अपने गवर्नमेंट को क्या करेंगे, जीएसटी पोर्टल के माध्यम से रिटर्न करेंगे। आ रहा समझे ना। तो यही हमारी कहलाती है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आपको ये किसी न किसी माध्यम से आपके पास आ जाएगा, ये आपका जाने वाला नहीं है। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा पैसा लेंगे उसी को सरकार को रिटर्न कर देना होगा। तो आप लोग सुने होंगे कि जीएसटी फाइल रिटर्न करना होता है। आ रहा समझे ना, कि परचेज में से सेल को जब माइनस, सेल में से जब परचेज को माइनस करेंगे, जो पैसा बचेगा वही हमको सर गवर्नमेंट को क्या करनी होती है, टैक्स की जमा करनी। आ रहा समझे ना। 7 रुपये जमा ही नहीं होगा, क्योंकि आपने आपके पोर्टल पे सारा वो कलेक्ट रहता है ना। आ रहा समझे ना। इसीलिए आप जो जब भी छोटे बिजनेसमैन छोटे दुकानों पे जाएंगे जहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, आपको बिल नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, आप एक छोटा सा भी सामान लेंगे तो भी आपको बिल मिलेगा, और बड़ा सा भी सामान लेंगे तो भी आपको बिल मिलेगा। आ रहा समझे ना। तो जो भी हम लोग बिल कलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो जीएसटी पोर्टल होता है उसमें अपलोड होता रहता है कि आपने कौन सा सामान कितना में खरीदा, उस पर जीएसटी कितना लगा है। आ रहा समझे ना। तो वही हमने बताया कि जब जीएसटी नहीं था तो ये सब चोरियां ज्यादा होती थी। तो जीएसटी लाने का यही एक उद्देश्य है कि टैक्स को चोरी से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। आ रहा समझे ना। तो अब ये समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, आईटीसी। अब आईटीसी के बाद से आपको यहाँ पे इनपुट इनवार्ड सप्लाई के बाद से आता है क्या, आउटवार्ड। तो आउटवार्ड सप्लाई में हमने क्या बताया कि जब हम अपने बिजनेस किसी सामान को किसी कस्टमर को बेचेंगे, अब देखिए आप क्या कर रहा है, जीएसटी में हम जो कुछ भी सेल करते हैं तो वो हमारी आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है। क्या करेंगे तो
सेल करेंगे तो वो क्या कहलाएगी हमारी, आउटवार्ड सप्लाई कहलाएगी। और अगर आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है, अब सपोज करिए हाँ कर्ज है, लायबिलिटी का मतलब कर्ज है। अब यदि आपने क्या किया, 100 रुपये में कोई सामान खरीदा तो जीएसटी कितना लिए दिए थे, 5 रुपये। 120 रुपये में सामान को सेल किया तो आपने जीएसटी कितना लिया, 6 रुपये। तो इसमें से जो 1 रुपया आपका बच रहा है वो आपके ऊपर लायबिलिटीज है कि नहीं है, कर्ज है ना, वो आपको गवर्नमेंट को क्या करना है, देना। बाकी आपको 5 रुपये रखना है, लेकिन 1 रुपया तो गवर्नमेंट को देना है ना। तो उस समय आप ये दिखाएंगे ना कि हम 5 रुपये का खरीदे हैं, तो ये 5 रुपया मेरे पास रह जाएगा और 1 रुपया हम आपको पेमेंट करेंगे। तो वही आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप जितने ज्यादा का सेल करेंगे उतना ही आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है सबको ना। अब उसका जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, अब देखिए वही कह रहा है टैक्स लायबिलिटी। जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई या सेल करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। ये तो समझ आ रहा है ना कि जब भी हम कोई गुड्स सेल करते हैं तो उसको सेल करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, टैक्स अमाउंट या कुछ जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताया कि 120 रुपये में सेल करेंगे तो आप 6 रुपये से जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो आप सेल अमाउंट के साथ साथ क्या कर रहे हैं, जीएसटी भी तो कलेक्ट कर रहे हैं ना। अब फिर आगे रहा क्या, गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारी टैक्स लायबिलिटीज कहलाती है। यानी कि जब आप गुड्स को सेल कर रहे हैं और उस समय जो भी आपने एक जीएसटी टैक्स कलेक्ट किया वही कलेक्शन आपकी क्या कहलाती है, टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। आगे रहा उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत कितने रुपया है, 100 रुपये, और इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू है तो टैक्स अमाउंट कितना होगा, 5 होगा। और अगर इस प्रकार कस्टमर से टोटल हमने कितना रुपया लिया उससे, 105। अब कह कलेक्ट करने हैं तो टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 5। क्लियर है ना। यानी कि जो हम उससे जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर क्या है, लायबिलिटीज है, कर्ज। तो आप किसी न किसी माध्यम से क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट को जमा करना होगा। तो वही आपकी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज, एक कर्ज कहलाती है। जब तक आप नहीं दिए तब तक आपके ऊपर क्या है, कर्ज ही तो है ना। जब दे देंगे तब आपके ऊपर वो कर्ज से आप मुक्त हो जाए। क्लियर सबको, यहाँ तक हो जाएगा ना। अब अगला देखिए यहाँ कह भी रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी क्या है। तो जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। क्या करते हैं, यदि हम कोई सामान खरीदे उसके साथ हम कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। और आय कह रहा है यदि टैक्स अमाउंट ही हमारी, कह रहा है यही टैक्स अमाउंट ही हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी कहलाती है। जैसे कि अभी हमने बताया कि यदि आप 100 रुपये में कोई सामान खरीदे और 5 रुपए इस पे दे दिए तो यही 5 रुपए आपकी क्या कहलाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है। आ रहा समझे ना, यानी कि आईटीसी। आगे कह रहे हैं यहाँ पे क्या, सपोज यदि हम एक गुड्स को अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितने रुपया है, 100 रुपया है, और कह रहा है इस गुड्स पर जीएसटी 5% लागू है अतः टैक्स अमाउंट कितना रुपया होगा, 5। अब आ कह रहा है इस प्रकार हमने सप्लायर की टोटल अमाउंट कितना 105 रुपया पेमेंट किया। तो इस ट्रांजेक्शन के लिए हमारी आईटीसी कितने रुपया होगा, 5। यानी कि एक अगर जो नॉर्मल भाषा में आपको समझाएं तो जहां पे आप लाइबिलिटीज दिया होगा, क्या दिया होगा, लाइबिलिटीज, तो वहां पर आप ये समझेंगे कि कस्टमर के द्वारा लिया गया टैक्स हमारा क्या कहलाता है, लाइबिलिटीज। और आईटीसी तो हम जो अपने सप्लायर को टैक्स जमा करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। क्या कहलाता है, आईटीसी। तो ये आईटीसी तक क्लियर है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ये घर से पढ़ के आइएगा और बाकी इसके आगे जो भी दिया है इसका स्ट्रक्चर, तो अगली क्लास हम लोग जानेंगे इसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग जानेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या कंपलसरी होता है। क्लियर है सबको। तो आज आप लोग थोड़ा सा ये इनवार्ड सप्लाई, आउटवार्ड सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्लियर है ना। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा। तो आज के लिए बस इतना है।